हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी कि पाइथन में हम कैसे स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, उनकी कमांड्स के बारे में आज की क्लास में हम सीखेंगे। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ मैं हर वीडियो में आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस जो हैं वो कैसी लग रही हैं, वीडियोस समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। पाइथन में पहले ही हम 12th क्लास का सिलेबस जो है वो काफी हद तक कवर कर चुके हैं। हमने 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है जिसमें से हमने 55 मार्क्स का ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि यूनिट 1 जो है वो 30 मार्क्स के एग्जाम्स में आएगी और यूनिट 2 जो है वो 25 मार्क्स की आएगी। यूनिट 1 आपकी पाइथन बेस्ड है और यूनिट 2 जो है वो डाटाबेस पे बेस्ड है। यूनिट 3 और 4 जो है वो 7 और 8 मार्क्स की आएंगी, यानी कि टोटल दोनों यूनिट्स मिला के 15 मार्क्स की आपके एग्जाम में आएंगी। तो बेसिकली हमने पहले वो वाला पार्ट कवर किया जिसमें कि ज्यादा मार्क्स कवर हो रहे थे, तो हमने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है वो लॉकडाउन पीरियड में ही कवर कर ली ताकि स्टूडेंट्स जो है उन्हें अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। लेकिन उसके बाद थर्ड और फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमने पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए ताकि वो स्टूडेंट्स जो 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो इन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सके, उन्हें समझ सके ताकि उन्हें 12th में आगे कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास में आए हैं, जो जिन्हें फ्रेश से स्टार्ट करना है ये सिलेबस, तो उनके लिए तो ये वीडियोस यूजफुल है ही। इस सीक्वेंस में हम 5 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है ये हमारा 6th पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इट इज आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। हमें पाइथन में जब भी कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है तो वो हम प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से डिस्प्ले करवाते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो इस चीज का बेसिक आइडिया आपको हो भी गया होगा कि भले ही हमने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन जब हमने और चीजों के प्रैक्टिकल करके देखे तो हमने प्रिंट कमांड यूज की थी बार बार स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए। आज हम इस कमांड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। The print function of Python 3.x is a way to send output to standard output device which is normally a monitor। जो प्रिंट फंक्शन होता है पाइथन का, उसका काम क्या होता है कि वो आउटपुट को सेंड करता है कहाँ पे, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस पे, जो कि नॉर्मली हमारा क्या होता है, मॉनिटर। क्योंकि हम जो हमारा आउटपुट देखते हैं वो स्क्रीन पे ही देखते हैं, तो इसलिए जनरली मॉनिटर ही होता है। अदरवाइज अगर किसी भी आउटपुट डिवाइस पे हमें अपना आउटपुट भेजना है तो उसके लिए हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। द सिंप्लीफाइड सिंटैक्स टू यूज प्रिंट फंक्शन इज एज फॉलोज। और प्रिंट का जो सिंटैक्स होता है वो हमें यहाँ पर गिवन है। प्रिंट कमांड प्रिंट फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके साथ हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज हमें प्रिंट करवानी है हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें दिया है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी चीज हमें प्रिंट करवानी है वो हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाकर इस लाइन पर ध्यान दीजिए, सेपरेटर इज इक्वल टू स्पेस और सेपरेटर स्ट्रिंग एंड इज इक्वल टू स्लैश एन और एंड स्ट्रिंग। इस कमांड, ये जो अभी यहाँ पर आपको दिया गया है, इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यही चीज है जो मेन होती है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज को डिस्प्ले करवाता है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें कई सारी चीजें एक साथ डिस्प्ले करवानी है, उनके बीच में किस तरीके का सेपरेटर हमें प्रोवाइड करना है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम इसकी हेल्प से करते हैं, जो हम अभी 1 बाय 1 सीखेंगे। बट इसे एक्सप्लेन करने से पहले जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट सिंटैक्स होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो क्लियर हो जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे भी सीख लेंगे।
Star object means it can be one or multiple comma separated objects to be printed. तो यहाँ पे स्टार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आपको अगर एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है तो आप उसका नाम लिख दीजिए, अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है प्रिंट करवाने हैं तो आप कोमा सेपरेटेड लिस्ट जो है प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाने हैं एक साथ, तो आप उन चारों को प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे ये स्पाइडर मैंने ओपन कर लिया है, जो कि पाइथन के प्रैक्टिकल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं। एनाकोंडा मैंने डाउनलोड किया हुआ है सिस्टम में, जिससे मैं स्पाइडर यूज कर रही हूँ। मैं हर कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल जो है आपको इसी पे करके दिखाती हूँ। तो अभी प्रिंट स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो प्रिंट के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है हेलो, तो मैं सिंपली क्या दूंगी, प्रिंट कमांड के अंदर हेलो टाइप कर दूंगी। अब हेलो क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो हम उस स्ट्रिंग को किस में देंगे, कोट्स के अंदर देंगे। तो कोट्स के अंदर हम क्या मेंशन कर देंगे, हेलो। अब इसके बाद अगर मुझे इसे रन करना है तो मैं रन पे क्लिक करूंगी। यहाँ से मैंने रन पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे हेलो जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड करना हो तो मैं कर सकती हूँ। बट अब एक और चीज कि अगर मुझे यहाँ पे ये हेलो डायरेक्टली ना देके मुझे इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है और फिर उसके बाद मुझे इसे प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल टू हेलो, और इसके बाद मुझे इस x को डिस्प्ले करवाना है। तो अब क्योंकि मुझे x को डिस्प्ले करवाना है और x जो है एक वेरिएबल है, तो उसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दूंगी इस तरीके से। और अब जब मैं इसे रन करूंगी तो भी मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, हेलो। ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमने इसे रन किया और इस बार भी हमें आउटपुट जो है सेम मिला। तो आप चाहे तो डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं या फिर इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड कर देती हूँ। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो हमें देखिए आउटपुट में क्या मिला, हेलो वर्ल्ड। तो जो भी हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसके बाद ये तो हमने सिंगल ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवाया। अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ डिस्प्ले करवाने हैं तो हम वो भी करवा सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ a, और उसमें मैंने स्टोर करवा दिया 12। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया b और इसमें मैंने स्टोर करवा दिया 15। अब अगर मुझे इन तीनों को डिस्प्ले करवाना है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट दे दूं। तो अगर मैं अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट दूंगी तो वो सब जो है अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होंगे। जैसे मान लीजिए पहले मैं अलग अलग स्टेटमेंट दे देती हूँ, प्रिंट a मैंने दे दिया और इसके बाद प्रिंट b। ठीक है, ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट दे दी जो हमारे तीनों वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा रही है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड 12 और 15 ये तीनों अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि हर प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो स्लैश एन से खत्म होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो उस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही आपका कर्सर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में चला जाएगा। यानी कि हर प्रिंट स्टेटमेंट का एंड जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर से होता है। ठीक है, इवन अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट डाल देती हूँ। ये देखिए इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। पहले मैंने प्रिंट एक्स की स्टेटमेंट दी, फिर मैंने ये एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद मैंने ए और बी प्रिंट करवाया। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो आउटपुट नोटिस कीजिएगा। पहले एक बार ये ध्यान से देख लीजिए कि पहले वाले का आउटपुट जो है तीनों कॉन्टिन्यूअस लाइंस में है। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, ये देखिए तो यहाँ हेलो वर्ल्ड के बाद एक एम्प्टी लाइन जो है यहाँ पे आई है। एम्प्टी लाइन क्यों आई है, जब पहले आपने प्रिंट एक्स लिखा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और उसके बाद कर्सर जो है वो नई लाइन में आ गया, यानी कि यहाँ आ गया। फिर ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। इस प्रिंट स्टेटमेंट से कुछ प्रिंट तो नहीं हुआ, लेकिन न्यू लाइन कैरेक्टर तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो खत्म किससे होगी, न्यू लाइन से। तो यानी कि कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, यहाँ आ गया। अब जब प्रिंट ए हुआ तो इस लाइन में 12 प्रिंट हुआ, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट बी के साथ 15 प्रिंट हो गया और कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो हर प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर से खत्म होती है। हर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद आपका कर्सर नई लाइन में चला जाता है। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि अगर मुझे इन तीनों को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर देना है तो हम कैसे देंगे। जब हमें इन तीनों को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में डिस्प्ले करवाना है तो हम कोमा सेपरेटेड लिस्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, x, a, b। ठीक है, बट यहाँ पे अब आपको एक चीज का ध्यान देना है, वो क्या
कि यहाँ पे आपने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में तीनों वेरिएबल्स दिए हैं और एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में तीनों वेरिएबल दिए हैं, तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स जो हैं एक ही लाइन में डिस्प्ले होंगे, क्योंकि जब ये पूरी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद आपका कर्सर नई लाइन में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। तो इसलिए ये तीनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही लाइन में आएंगे। रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड 12, 15 सब एक ही लाइन में हमारे डिस्प्ले हो गए। अब इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है कि अगर हमें एक ही प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए और उसमें हमें अलग अलग लाइन में आउटपुट चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक बार बुक से आगे के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि उसमें कौन से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वो काम जो मैं आपसे कह रही हूँ वो किसकी हेल्प से होता है, ये सेपरेटर की हेल्प से होता है, जिसे हम यूज करना आगे सीखेंगे। Let us consider some simple examples first. हालांकि हमने प्रैक्टिकली ये एग्जांपल्स करके देख लिए हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंट हेलो दिया, तो जब हमने इस तरीके से हेलो दिया तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट 17.5 लिखा है, इस बार हमने एक नंबर दिया है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर दे देगा। यहाँ पे हम आप चाहें तो इसे करके भी देख सकते हैं एक बार। मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अभी हमने वेरिएबल ए और बी में नंबर स्टोर करवाए थे, बट अगर मैं यहाँ डायरेक्टली एक नंबर दे देती हूँ और तब उसे रन करवाती हूँ तो ये देखिए हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल गया, नंबर। यानी कि हम चाहे तो डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा के वो वेरिएबल यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज की प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम फंक्शंस भी ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ए और बी दोनों का सम डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली क्या कर दूंगी, a प्लस बी। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, दोनों का सम मिलेगा। हम चाहे तो इसे डायरेक्टली वैल्यूज भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ चाहूँ तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 12 प्लस 3। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो मुझे इन दोनों का एडिशन मिल जाएगा। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से एक्सप्रेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये उन्होंने वही दिया है कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवा देगी। उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट में देखिए ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से दिए हैं, ये देखिए पहले एक स्ट्रिंग दी थी, ये डबल कोट्स के अंदर IM लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने नंबर दिया 12 प्लस 5, उसके बाद फिर से एक स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। यही मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने अभी डिस्प्ले करवाए भी थे। हमने जब डिस्प्ले करवाया था तो हमने कैसे करवाया था, x, a, b। यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीपल वेरिएबल्स डिस्प्ले करवाए हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली वैल्यूज भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे प्रिंट के अंदर दे दिया, यहाँ पे अगर आप अपनी एज ही डिस्प्ले करवा रहे हो तो आपने यहाँ पे लिख दिया I am, इसके बाद कोमा लगा के आप अपनी एज बता देंगे कि जो भी आपकी एज है, लाइक आपने मान लीजिए एंटर कर दिया 25, और उसके बाद आपको फिर से स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे देंगे। इसे क्लोज किया और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गए। इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट को हम फिलहाल हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए ये क्या डिस्प्ले हो गया, आई एम 25 years old। आप चाहें तो यहाँ पे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 2 प्लस 25, तो इस बार क्या आएगा, यहाँ पे 27 years old आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंट के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं, वो चाहे वेरिएबल्स हों या फिर डायरेक्ट वैल्यूज हों, या फिर उन वैल्यूज में भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो, वो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो मेन पार्ट होता है हमारा। इनपुट स्टेटमेंट जो है हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से वो देख सकते हैं। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स अगर हमें नहीं आती होंगी तो हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी कोडिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। कंसिडर सम एग्जाम्पल्स विद आउटपुट। अभी जो ऊपर एग्जाम्पल्स थे उनका आउटपुट आपको बुक में शो नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनका आउटपुट भी आपको दिया गया है। प्रिंट स्टेटमेंट दी है, प्रिंट पाइथन इज वंडरफुल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी है, तो ये स्ट्रिंग एज इट इज जो है इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी, पाइथन इज वंडरफुल, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप था तो ये फुल स्टॉप भी यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। नेक्स्ट है प्रिंट सम ऑफ 2 and 3 इज 2
2 प्लस 3 लिख दिया। तो यहाँ पे ये इतना पार्ट तो आपका स्ट्रिंग है, सम ऑफ 2 एंड 3 इज, तो ये स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर इतना पार्ट एज इट इज आ गया, सम ऑफ 2 एंड 3 इज। उसके बाद क्या डिस्प्ले हो रहा है, 2 प्लस 3, यानी कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, और 2 प्लस 3 का क्या डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे 5। यहाँ देखिए 2 और 3 दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल हैं, इसलिए इन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और ये 5 जो है डिस्प्ले हो गया, और ये स्ट्रिंग थी तो इसलिए ये एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हुई। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है उन्होंने, पहले ए में 25 स्टोर करवाया, फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट दी है। प्रिंट स्टेटमेंट में पहले एक स्ट्रिंग लिखी, डबल ऑफ ए, डबल ऑफ, इतना पार्ट आपका स्ट्रिंग है तो डबल ऑफ आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक। अब उसके बाद कोमा लगा के ए दिया है, ए आपका वेरिएबल है तो ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, दैट इज 25। तो यहाँ पे ये देखिए ये ए की वैल्यू वो डिस्प्ले हो गई है। उसके बाद उन्होंने फिर से कोमा लगा के एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई है, दैट इज, तो यहाँ पे इज डिस्प्ले हो गया आपका। उसके बाद कोमा लगा के न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है a मल्टीप्लाई बाय 2, तो जब आप 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 50। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके अलावा अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हैं तो उन पे आपने जो भी ऑपरेशन लगाया होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट, हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट दी। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं यहाँ 2 प्लस 5 लिखती हूँ और अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा 2 प्लस 5। लेकिन अगर मैं इसी 2 प्लस 5 को डबल कोट्स के अंदर लिख देती हूँ इस तरीके से, तो अब ये 2 प्लस 5 क्या बन गया, स्ट्रिंग। तो अब ये कैसे डिस्प्ले होगा, एज इट इज 2 प्लस 5 की फॉर्म में डिस्प्ले होगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब इसके अलावा आपको एक और चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो है कोमा, कि जब भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं आपको कोमा लगाना नहीं भूलना है, अदरवाइज तो वो आपको सिंटैक्स एरर प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ x, a और b इन 3 वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा रही थी, तो मान लीजिए मैंने x, a और b डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया, और अब अगर मैं इसे रन करवाती हूँ तो ये देखिए नेम xab इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि xab कुछ नहीं है, ना तो ये स्ट्रिंग है ना ही ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, एरर मिला कि xab इज नॉट डिफाइंड। हमारे कोड में xab नाम का कुछ भी नहीं है, x अलग है, a अलग है, b अलग है, xab कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें कोमा का ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले करवा रहे हैं तो हम कोमा को यूज करेंगे। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये परफेक्टली रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हम वैल्यूज भी डिस्प्ले करवा रहे हैं वहां उस केस में भी हमें कोमा का ध्यान रखना होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ डबल कोट्स में लिखा सम ऑफ a एंड b इज। अब इतना पार्ट मैंने डबल कोट्स में लिखा है तो ये स्ट्रिंग है। इसके बाद मुझे a और b का सम करना है तो मैंने लिख दिया a प्लस b। बट अब ये देखिए ये मैंने एक साथ लिखा है, तो जब मैं इसे रन करूंगी तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे a प्लस b अलग से हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। डबल कोट्स में जो है वो स्ट्रिंग है, a और b न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और वो आपस में ऐड होके हमें अगेन न्यूमेरिक रिजल्ट दे रही है, तो हमें इसे कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें सिंटैक्स का ध्यान रखना चाहिए हमेशा जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। नाउ कंसीडर सम मोर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जांपल। अब ये कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपके कोई एक वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है तो आप प्रिंट और उस वेरिएबल का नाम यहाँ रख देंगे। यहाँ पे obj जो है वो कोई भी एक आपका वेरिएबल है जो अभी आप लेना चाहें, जैसे हमने अपने कोड में x, a और b लिए थे उस तरीके से। अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स करवाने हैं तो आप उन्हें कोमा सेपरेटेड लिस्ट से सेपरेट करेंगे। आप अगर एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो क्या करेगी, आपके कर्सर को न्यू लाइन में दे देगी, यानी कि आपके आउटपुट में एक लाइन का गैप आ जाएगा।
प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 हैज मोर वैल्यूज देन ऑब्जेक्ट 2, ये आपका कोट्स के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। प्रिंट ऑब्जेक्ट obj1 इज लेसर देन obj2। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे? पहले वाली जो स्टेटमेंट थी आपकी, उसमें पूरी की पूरी लाइन जो है वो कोट्स के अंदर थी, ऑब्जेक्ट 1 हैज मोर वैल्यूज देन ऑब्जेक्ट 2, तो वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। बट इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में देखिए ऑब्जेक्ट 1 अलग से लिखा हुआ है, फिर कोमा इज लेसर देन कोमा obj2, तो यहाँ पे obj1 की वैल्यू अलग से डिस्प्ले होगी, obj2 की भी वैल्यू डिस्प्ले होगी और उनके बीच में ये मैसेज डिस्प्ले होगा, क्योंकि स्ट्रिंग पार्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है। उसके अलावा ये पहले वाला पार्ट भी आपका न्यूमेरिक है, ये obj1, और उसके बाद ये obj2 जो है आपका, ये भी आपका न्यूमेरिक है, तो ये वाले दोनों जो है उनकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, एज इट इज obj1 या 2 लिखा हुआ नहीं आएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें फिर से प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, a इज लेसर देन b, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे हम a को अलग से डिस्प्ले करवाते हैं, a की वैल्यू हमें चाहिए कोमा, और फिर हम कोट्स में लिखते हैं इज लेसर देन, हमने स्ट्रिंग सिर्फ इतनी ही रखी, फिर कोमा लगा के हमने b लिखा। अब ये देखिए कहीं ना कहीं वैसे अगर आप देखें तो ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ क्या है कि ऊपर a और b दोनों कोट्स के अंदर थे, यहाँ a और b जो है वो कोट्स के अंदर नहीं है, यानी कि ऊपर वाले स्ट्रिंग में, ये ऊपर वाले प्रिंट स्टेटमेंट में ये पूरी एक स्ट्रिंग है, बट नीचे वाली स्टेटमेंट में स्ट्रिंग पार्ट हमने सिर्फ इतना डिस्प्ले करवाया है, उसके अलावा दो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं हमारे पास a एंड b, ठीक है। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट हमें मिलेगा और आप जो है खुद से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट एज इट इज आ रहा है, a इज लेसर देन b, क्योंकि वो स्ट्रिंग थी, बट सेकंड वाली में a और b न्यूमेरिक वैल्यूज थी, तो इसलिए उनकी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हुई है। तो कोट्स के अंदर हम जब भी कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज आ जाता है, अगर वो कोट्स से बाहर है तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब इस केस में एक चीज आप और देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ a और b डिफाइन नहीं करती, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इस वाली स्टेटमेंट को हटा देती हूँ, ये मैंने डिलीट कर दी। अब यहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट क्या दी, प्रिंट a इज लेसर देन b। अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, सक्सेसफुली मेरा मैसेज डिस्प्ले हो गया, a इज लेसर देन b। बट यहाँ अगर मैं ये a जो है बाहर रखती हूँ, a कोमा, और इसी तरीके से यहाँ से भी मैं ये b जो है वो हटा देती हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ a और b जो है एज अ वेरिएबल एक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले होंगी, वो एज इट इज डिस्प्ले नहीं होंगे, और हमारे कोड में तो a और b की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ये देखिए हमने रन किया और यहाँ पे ये चेंज हमारा सेव नहीं हुआ है, हम इसे दोबारा रन करते हैं। a और b की वैल्यूज जो है हमने नहीं दी, पर फिर भी वो प्रीवियस वैल्यूज को पिक कर रहा है। हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, ताकि ये मेमोरी से प्रीवियस वैल्यूज पिक ना करे। हम यहाँ a और b की जगह c और d ले लेते हैं अदरवाइज, क्योंकि a और b हमने अभी अभी यूज किए थे, तो ये उनकी वैल्यूज जो है वो पिक कर रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट मे भी मेमोरी में ओवर रिटर्न हो रहा हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए अब इन्होंने हमें एरर दे दिया, दैट नेम सी इज नॉट डिफाइंड। जैसे ही उसे सी मिला उसने एरर दे दिया, डी तक वो पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब भी करते हैं तो हमें एरर मिलता है। हम जो भी वैल्यूज डिस्प्ले करवा रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम में डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बार हम दोबारा से यहाँ पे a और b लेके ट्राई करके देख लेते हैं कि अब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि पहले वाले केस में वो मेमोरी में ओवर राइट कर रहा था शायद। ये अभी भी मेमोरी से वैल्यूज पिक कर रहा है, तो ये यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है, इसे हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट जब भी हम यहाँ कोई ऐसी वैल्यूज देते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होती, तो ये उस केस में हमेशा हमें एरर प्रोवाइड करता है। अब
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द आउटपुट ऑफ दीज प्रिंट फंक्शंस यू विल बी एबल टू डिटरमाइन इफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल obj1, 2 and 3 आर नोन टू यू, कि अगर हमें ये obj1, obj2 and obj3 की वैल्यूज पता होंगी तो हम इसका आउटपुट जो है वो इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे। A print without any value or name or expression prints a blank line। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा ही चुकी हूँ कि जब हम एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो क्या करती है, एम्प्टी लाइन डिस्प्ले करवाती है। अब इसके बाद है फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, कि प्रिंट स्टेटमेंट के कौन कौन से हमारे फीचर्स जो हैं वो होते हैं। The print statement has a number of features. It auto converts the items to string. If you are printing a numeric value, it will automatically convert it into equivalent string and print it. For numeric expression, it first evaluate them and then convert the result to string before printing। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल किसकी तरह काम करती है, इनपुट स्टेटमेंट की तरह। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी और आपको याद हो, इनपुट स्टेटमेंट जो है वो यूजर से जो भी रीड करती है वो किस फॉर्मेट में रीड करती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर हमें यूजर से जब भी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू चाहिए होती थी तो हमें इंट और फ्लोट फंक्शन का यूज करना पड़ता था और उसके अंदर हम इनपुट फंक्शन कॉल करते थे। बट बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा किस टाइप का डाटा रिटर्न करता था, स्ट्रिंग टाइप का। वही सेम काम हमारा प्रिंट स्टेटमेंट के साथ होता है कि हम प्रिंट में चाहे स्ट्रिंग दे रहे हैं, न्यूमेरिक दे रहे हैं, फ्लोट दे रहे हैं, वो क्या करेगा, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे डिस्प्ले करवाएगा। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब वो आउटपुट को आउटपुट डिवाइस तक सेंड करते हैं हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, तो अगर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है तो उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं आते और वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। तो आउटपुट के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो क्या करता है कि आउटपुट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करवाता है। अगर हमने कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी लिखा है तो वो पहले उसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू इवेल्युएट कर लेगा, फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइस तक भेजेगा। With print, the object items that you give must be convertible to string type। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्टेबल होने चाहिए, यानी कि वो कंपेटेबल होना चाहिए। बट यहाँ पे कोई इशू होता नहीं है क्योंकि हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दें, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, न्यूमेरिक वैल्यूज हो, स्पेशल सिंबल्स हो, व्हाइट स्पेसेस हो, वो हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें कभी भी कोई इशू नहीं आता है। It inserts spaces between items automatically because the default value of step argument is space। अब यहाँ पे आपको याद हो मैंने प्रीवियसली जो सिंटेक्स आपको दिखाया था वहां पे मैंने बोला था ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कह रहा है आपको कि जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले करवाते हैं तो वो उनके बीच में स्पेस जो है ऑटोमेटिकली दे देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेप आर्गुमेंट होता है प्रिंट स्टेटमेंट का, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक आर्गुमेंट होता है सेप, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्पेस होती है। इसके लिए मैं आपको एक बार स्क्रॉल अप करके सिंटैक्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स था। हम ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये हमेशा ऑप्शनल पार्ट होता है, हम देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर होती है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक आर्गुमेंट अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है सेपरेटर। SEP उसके लिए स्टैंड होता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्पेस होती है। यानी कि जब भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से, तो उनके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, एक स्पेस, यानी कि वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट किससे सेपरेट हो जाते हैं, स्पेस से सेपरेट हो जाते हैं। बट अगर आप कोई और सेपरेटर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो थी वो क्या थी, ये एंड वर्ड, यानी कि हमारी प्रिंट स्टेटमेंट का एंड जो है वो किससे हो रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट का एंड जो है बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर से होता है। जब हमने स्ट्रिंग लिटरल पढ़े थे वहां आपने स्लैशन पढ़ा था, स्लैशन किसके लिए होता है, स्ट्रिंग लिटरल के लिए। तो बाय डिफॉल्ट जो है प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा न्यू लाइन से खत्म होती है, यानी कर्सर नई लाइन में चला जाता है, और बाय डिफॉल्ट
मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच जो सेपरेटर होता है वो कौन होता है? स्पेस होता है। ये चीज आपने अभी अभी यहाँ देखी भी थी कि जब हम इधर प्रिंट करवाते थे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, मान लीजिए मैं यहाँ ले लेती हूँ a इज इक्वल टू 12 एंड मैंने b इज इक्वल टू 11 ले लिया। अब अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ प्रिंट x, a, b, अब यहाँ मैंने तो कोई सेपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है कि ये x, a और b किसकी हेल्प से सेपरेट होंगे। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये देखिए ये क्या डिस्प्ले हुआ है? हेलो वर्ल्ड 12, 11। लेकिन आप देखिए हेलो वर्ल्ड और 12 के बीच में भी स्पेस है और 12 और 11 के बीच में भी स्पेस है, जबकि मैंने यहाँ कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं किया था। तो ये स्पेस कहाँ से आया? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट का डिफॉल्ट सेपरेटर जो होता है वो क्या होता है? स्पेस होता है। तो इसलिए दोनों के बीच में जो है वो स्पेस डिस्प्ले हुआ। हम चाहें तो ये सेपरेटर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि सेपरेटर मेरा डबल कोमा या फिर ट्रिपल डॉट्स इस तरीके से कुछ आए, तो हम यहाँ सेप आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कि हम एज अ सेपरेटर क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 3 टाइम्स डॉट दे देती हूँ कि मेरा 3 टाइम्स डॉट जो है वो एज अ सेपरेटर एक्ट करे। तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंट करवाए हैं, x के बाद 3 डॉट्स आएंगी, फिर a के बाद 3 डॉट्स आएंगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे सेपरेट होंगे? ट्रिपल टाइम डॉट्स से। तो अब अगर हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हेलो वर्ल्ड और 12 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। क्या डिस्प्ले हुआ है? 3 टाइम डॉट्स। सिमिलरली a और b यानी कि 12 और 11 के बीच में भी स्पेस की जगह पे क्या डिस्प्ले हुआ है? 3 टाइम डॉट्स। यहीं अगर मैं ये डॉट्स की जगह मान लीजिए कोमा देती हूँ कि मेरे जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोमा से सेपरेट हो, तो अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे ये किससे सेपरेट हो गए? कोमा से सेपरेट हो गए। इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ एंड सिंबल दे देती हूँ कि मेरा सेपरेटर जो है वो एंड सिंबल हो, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश हो। तो यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड एंड 12 एंड 11। आप चाहें तो इसमें स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड से पहले और बाद में मैंने एक एक स्पेस दे दिया। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो ये देखिए स्पेसेस भी आए हैं, एंड सिंबल भी आया है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेपरेटर जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के बीच में। बाय डिफॉल्ट ये स्पेस होता है, आप चाहें तो इसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से जहां से हम रीड कर रहे थे। ये देखिए, तो आई होप ये सेपरेटर का कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। द सेप आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द सेपरेटर कैरेक्टर। जो सेप आर्ग्यूमेंट है वो क्या स्पेसिफाई करता है? सेपरेटर कैरेक्टर की कौन सा कैरेक्टर जो है वो एज अ सेपरेटर एक्ट करेगा। द प्रिंट ऑटोमेटिकली एड्स the sub character between the item objects being printed in line। जो भी हम सेप कैरेक्टर की वैल्यू देंगे, बाय डिफॉल्ट स्पेस है, बट अगर हमने एक्सप्लिसिटली दे दी तो जो भी हमने वैल्यू दी है, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा, ऐड कर देगा। इफ यू डू नॉट गिव एनी वैल्यू फॉर सेप, अगर हमने सेप आर्ग्यूमेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं दी है, देन बाय डिफॉल्ट द प्रिंट विल एड अ स्पेस इन बिटवीन द आइटम्स व्हेन प्रिंटिंग। तो अगर हमने एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू नहीं दी है सेपरेटर के लिए सेप आर्ग्यूमेंट की, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है कि स्पेस जो है वो इंसर्ट कर देता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब आप इस कोड को देखिए, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट लिए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? माई, उसके बाद नेम, उसके बाद इज और उसके बाद अमित। माई नेम इज अमित। अब यहाँ देखिए किसी भी स्ट्रिंग में स्पेस नहीं है, यहाँ माई के बाद भी स्पेस नहीं है, पहले भी नेम में भी कोई स्पेस नहीं है, इज में भी और अमित में भी। बट जब इसका आउटपुट आएगा तो आउटपुट देखिए क्या आया? माई नेम इज अमित, और यहाँ पे नेम से पहले भी स्पेस है, इज से पहले भी, अमित से पहले भी, यानी कि हर ऑब्जेक्ट से के बीच, मतलब जब भी 2 ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में आपका स्पेस डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि सेपरेटर जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हमारा स्पेस होता है, इसलिए यहाँ पे ये स्पेस डिस्प्ले हुआ। बट अगर हम इस सेपरेटर को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इस सेम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने बाद में सेप आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया और वहां पे सेप आर्ग्यूमेंट हमने क्या दे दिया? ये इन्होंने भी वही एग्जांपल लिया है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट क्या है? 3 टाइम डॉट्स। तो क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम डॉट्स लिए हैं तो अब इसका आउटपुट देखिए क्या आ जाएगा? हर ऑब्जेक्ट के बीच में ट्रिपल डॉट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब ये थर्ड फीचर, 2 फीचर हमारे हो गए। फर्स्ट फीचर क्या था कि आउटपुट जो है हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होता है। सेकंड फीचर हमने पढ़ा कि सेपरेटर आर्ग्यूमेंट
की डिटेल्स हमने देखी। थर्ड फीचर जो है वो है हमारा एंड लाइन कैरेक्टर। It appends a new line character at the end of the line unless you give your own end argument. अभी अभी आपने देखा भी है कि हर प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो किस पे खत्म होती है, न्यू लाइन कैरेक्टर पे। यानी कि हर प्रिंट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली कौन सी लाइन में आ जाता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। अगर आप ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट भी देते हैं तो वहां भी आपका कर्सर कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट लाइन में, और एम्प्टी लाइन जो है डिस्प्ले हो जाती है। बट ऐसा सिर्फ कब होता है, जब हमने एक्सप्लिसिटली एंड आर्गुमेंट नहीं दिया होता। मैंने अभी अभी ये आपको दिखाया भी था यहाँ पर। ये देखिए, ये पहला आर्गुमेंट हमारा सेट आर्गुमेंट था, और सेकंड आर्गुमेंट कौन सा होता है, एंड आर्गुमेंट, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू /n यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है न्यू लाइन कैरेक्टर है, बट हम चाहें तो इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मान लीजिए आपने दो प्रिंट स्टेटमेंट दी। फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आपने ये दी माय नेम इज, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आपने एज डिस्प्ले करवाई। तो जब आप इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को रन करेंगे तो आपको आउटपुट किस तरीके से आएगा, इस तरीके से दो अलग अलग लाइन में आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो इसके एंड में आपका न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जीक्यूट हुआ और कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। जब कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया, ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, फिर सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट जो है वो सेकंड लाइन में डिस्प्ले हुआ। बट अगर हम खुद से एंड कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दें, यहाँ पर देखिए, a print statement appended a new line at the end of the object it printed that is in the above code। ये आपको ऊपर वाले कोड की ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ। पहले फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, माय नेम इज अमित आया, उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, यानी कि एंटर की एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। The print works this way only when you have not specified any end argument। और लेकिन ऐसा सिर्फ कब होता है, जब हमने खुद से कोई end argument specify नहीं किया होता। Because by default print take value for end argument as /n that is new line character। क्योंकि जब हमने कोई end argument नहीं दिया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, न्यू लाइन कैरेक्टर that is /n जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और इसलिए हर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद कर्सर जो है वो कहाँ चला जाता है, नई लाइन में। लेकिन अगर हम इसकी खुद से वैल्यू डिफाइंड कर देते हैं, उस केस में हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि जो हमने कैरेक्टर प्रोवाइड किया है वो एग्जीक्यूट होगा। सेपरेटर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, तो इसे फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें एंड लाइन कैरेक्टर पढ़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ तीन प्रिंट स्टेटमेंट ली। पहले हमने एक्स डिस्प्ले करवाया, फिर उसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट में ए डिस्प्ले करवाया, उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में बी डिस्प्ले करवाया। ठीक है, यहाँ हमने तीन प्रिंट स्टेटमेंट ली। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारा देखिए तीनों जो है अलग अलग लाइन में आउटपुट आया, क्योंकि तीनों के बाद /n जो है एग्जीक्यूट हुआ। बट अगर हम यहाँ एंड कीवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया एंड की वैल्यू, मान लीजिए मैं दे देती हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू @ वो भी डबल टाइम्स। ठीक है, मैंने ये एंड की वैल्यू दे दी। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा, पहले x की वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके बाद कर्सर नई लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि वो डबल टाइम @ डिस्प्ले करवा देगा, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। जब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो a की वैल्यू डिस्प्ले होगी, यानी कि 12। बट इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने कोई एंड आर्गुमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जीक्यूट होगा, यानी कर्सर नई लाइन में चला जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड @12 एक ही लाइन में डिस्प्ले हुआ, बट 12 के बाद मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया, क्योंकि इस प्रिंट स्टेटमेंट में कोई एंड आर्गुमेंट नहीं है, तो कर्सर न्यू लाइन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड की वैल्यू क्या है, /n है, और नेक्स्ट लाइन में फिर आपकी b की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार इसे रन करके देखते हैं। देखिए, जब हमने रन किया तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। हेलो वर्ल्ड के बाद देखिए ना कोई स्पेस है, कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हमने प्रिंट करवाया था उतना प्रिंट हुआ, और एंड कैरेक्टर क्या है, डबल टाइम @ सिंबल, तो डबल टाइम @ सिंबल ही आया, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। बट जब ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो a की वैल्यू डिस्प्ले हुई, और उसके बाद /n एग्जीक्यूट हुआ, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इस तरीके से हम एंड की जो भी वैल्यू देते हैं वही एग्जीक्यूट होती है। मान लीजिए मैं यहाँ स्पेस दे देती हूँ।
तो इस बार स्पेसेस भी आएंगे आपके। ये देखिए जब हमने रन किया तो ये इस तरीके से हुआ। अब मान लीजिए इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट में मैं अगेन एंड आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ, बट यहाँ मैं एंड की वैल्यू दे देती हूँ ट्रिपल टाइम डॉट्स या फिर डबल डॉट्स दे देती हूँ। ठीक है, अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस बार ये देखिए क्या हुआ। पहले हमारा प्रिंट एक्स एग्जीक्यूट हुआ तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुआ। अब प्रिंट एक्स का एंड कैसे होगा, स्पेस एट द रेट स्पेस। तो ये देखिए स्पेस एट द रेट स्पेस जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हमारी प्रिंट ए वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो प्रिंट ए से 12 एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद एंड किससे हो रहा है, डबल टाइम डॉट से, तो डबल टाइम डॉट्स जो है वो डिस्प्ले हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई बी, तो यानी कि बी की वैल्यू डिस्प्ले हुई दैट इज 11 और कर्सर कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन में, यानी कि ये जो आप यहाँ पे ये एम्प्टी लाइन देख पा रहे हो ये उसके लिए हमारी आ गई। अब मान लीजिए मैं इस वाली स्टेटमेंट में भी एंड आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे मैं दे देती हूँ डबल टाइम हैश। ठीक है, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट देखिए हेलो वर्ल्ड एट द रेट 12 डॉट डॉट 11 हैश हैश, क्योंकि यहाँ पे 11 के बाद क्या था, डबल टाइम हैश था, तो ये यहाँ पे डबल टाइम हैश आ गया और हमारी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। तो जो भी हम एंड कीवर्ड देंगे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसी से फिनिश होगी। बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर हमने एंड की एक्सप्लिसिटली वैल्यू डिफाइन की है तो जो वैल्यू हम देंगे उसी से हमारी प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो फिनिश होगी। ठीक है, तो ये सेपरेटर और एंड कीवर्ड जो है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं अलग अलग वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवाने में। If you explicitly give an end argument with print function, then print will print the line and end it with the string specified with the end argument। यानी कि जब भी हमने end की कोई वैल्यू दी होगी तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो किससे फिनिश होगी, हमारे एंड आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल ये कोड देखिए, यहाँ पे वही सेम दोनों स्टेटमेंट्स हैं, प्रिंट माई नेम इज, बट इस बार यहाँ पे एंड कैरेक्टर क्या दिया है, डॉलर, और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है आई एम 16 ईयर ओल्ड। तो जब इसका आउटपुट आप देखिए माई नेम इज अमित, और अमित के बाद देखिए कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं गया बल्कि क्या डिस्प्ले हुआ है, डॉलर, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन जो है वो डिस्प्ले होगी दैट इज आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। सो द एंड आर्ग्यूमेंट डिटरमाइन द एंड कैरेक्टर that will be printed at the end of print line। यानी कि जो एंड कैरेक्टर होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमारी प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसका एंड किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से फिनिश होगी। अब यहाँ पर आप ये कोड फ्रेगमेंट देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी जिनकी वैल्यू है 20 और 30। ये मल्टीपल असाइनमेंट किस तरीके से होती है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो के 4th पार्ट में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जो वेरिएबल और डेफिनेशन वाला पार्ट है हमारा, वहां से आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ ए और बी की वैल्यू 20 और 30 है। अब हमें ये दोनों डिस्प्ले करवानी है, तो यहाँ देखिए हमने स्टेटमेंट क्या यूज की, प्रिंट a इज इक्वल टू, हमने एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाया और फिर a की वैल्यू डिस्प्ले करवाई। उसके बाद हमने एंड कैरेक्टर क्या दिया, स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद हमने नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या दी, b इज इक्वल टू, और फिर b की वैल्यू डिस्प्ले करवाई। अब बेसिकली यहाँ हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट दी, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30, ये हमारा आउटपुट होगा। बट यहाँ पे हमने एंड कैरेक्टर क्या दिया है, स्पेस, तो हमारा पूरा आउटपुट एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। ये देखिए इस तरीके से a इज इक्वल टू 20 डिस्प्ले हुआ, फिर स्पेस आया, फिर b इज इक्वल टू 30 डिस्प्ले हुआ। अब यहाँ मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आपको याद होगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रही थी ये वाला, तो मैंने यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नहीं दिया था एक्चुअली, मैंने आपको बोला था कि ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अब मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू गाइस, कि आप लोग सोचें और मुझे कमेंट करके आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर हमने x, a, b ये अगर हमने डिस्प्ले करवाया है, अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड 12 एंड 11 एक साथ एक ही लाइन में जो है वो डिस्प्ले हुआ है। अब मैं ये चाहती हूं कि मैं यहाँ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट दूं, बट ये जो मेरा आउटपुट है यहाँ पर ये अलग अलग लाइन में आए। ठीक है,
आपको मुझे उसके लिए कोड बताना है कि मुझे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लिखे हैं, तो मैं इन्हें किस तरीके से मैं यहाँ पे क्या ऐड करूं कि मेरा आउटपुट जो है वो अलग अलग लाइन में आए, यानी कि हेलो वर्ल्ड 12 और 11 तीनों अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो जाएं, बट यहाँ मेरा कोड जो है वो सिंगल लाइन में ही रहे। उसका कोड अब आपको मुझे बताना है। यहाँ मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ आपको सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट ऐड करना है इस प्रिंट स्टेटमेंट में, यहाँ कोमा लगा के आपको एक आर्ग्यूमेंट ऐड करना है। अब ये आपको सोचना है आप सेपरेटर प्रोवाइड करोगे या एंड कीवर्ड प्रोवाइड करोगे और उसकी वैल्यू क्या प्रोवाइड करोगे, ये काम सोचना आपका काम है। मुझे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको कोडिंग जो है वो समझ में आ रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसके साथ हमारा प्रिंट स्टेटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए, द रीजन फॉर अबव आउटपुट इज क्वाइट क्लियर, कि यहाँ पे आपने जो देखा कि ये ए और बी जो है एक ही लाइन में कैसे डिस्प्ले हुआ अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट के बावजूद, उसका आंसर बहुत क्लियर है। सिंस देयर इज एंड कैरेक्टर गिवन एज अ स्पेस, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट थी, उसका हमने एंड कैरेक्टर क्या दिया था, स्पेस दिया था। तो जब ये प्रिंट स्टेटमेंट फिनिश होगी तो इसके लास्ट में क्या आएगा, स्पेस आएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 20 स्पेस और ये लाइन जो है वो फिनिश हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आई b इज इक्वल टू 30, वो उसी लाइन में एड ऑन हो गया क्योंकि कर्सर नई लाइन में गया ही नहीं। एंड कैरेक्टर गिवन एज अ स्पेस in the first print statement, the new line character is not appended at the end of the output generated by the first print statement, क्योंकि end character जो है वो as a space दिया हुआ है, तो new line character जो है वो नहीं generate होगा first print statement के end में। thus the output position cursor stays on the same line, और इसलिए जो हमारे output का कर्सर है वो उसी लाइन में रहेगा, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। Hence the output of second print statement appears in the same line, और क्योंकि कर्सर नई लाइन में नहीं गया तो इस वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट का आउटपुट भी जो है वो उसी सेम लाइन में आएगा। Now can you predict the output of the following code fragment? अब यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए एक क्वेश्चन दिया है कि इस कोड फ्रेगमेंट का हमें आउटपुट जो है वो गेस करना है। नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें क्या वैल्यू स्टोर की, एंथुजियास्ट। ठीक है, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट दी, प्रिंट हेलो, उसके बाद एंड कीवर्ड जो एंड आर्ग्यूमेंट जो दिया उसकी वैल्यू क्या दी हमने, स्पेस। उसके बाद प्रिंट नेम, यानी कि जो नेम वेरिएबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी, हाउ डू यू फाइंड पाइथन, कि आप हमने एक सिंपली स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है। तो अब यहाँ हमारे पास 3 प्रिंट स्टेटमेंट है, हमें इसका आउटपुट जो है वो बताना है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, ऑलरेडी मैं आपको एक क्वेश्चन दे चुकी हूँ तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं दे रही, इसका आउटपुट मैं आपको यहाँ साथ साथ बता रही हूँ। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोचिए, फिर उसके बाद आप वीडियो प्ले करके आंसर देखिए। अब यहाँ ये हमारे पास 3 आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट है हमारे पास हेलो, तो हमारा सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद एंड कीवर्ड क्या दिया है, स्पेस, यानी कि यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा बट कर्सर इसी लाइन में रहेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। फिर प्रिंट नेम, अब नेम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या थी, एंथुजियास्ट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एंथुजियास्ट। तो हेलो एंथुजियास्ट हमारा इस लाइन में प्रिंट हो गया। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट में कोई एंड कैरेक्टर हमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ से कर्सर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, यानी कि यहाँ पे एंड कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर, तो हमारा कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हाउ डू यू फाइंड पाइथन, तो उसके बाद ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एज इट इज मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, हाउ डू यू फाइंड पाइथन, तो हमारा 2 लाइंस में आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से आउटपुट दिया हुआ है, हेलो स्पेस और उसके बाद नेम की जो वैल्यू थी एंथुजियास्ट, हेलो एंथुजियास्ट। उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में गया और नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या डिस्प्ले हुआ, हाउ डू यू फाइंड पाइथन, की पाइथन जो है वो वाली स्ट्रिंग जो है एज इट इज डिस्प्ले हो गई। In Python, you can break any statement by putting a slash is the and pressing enter key, then completing the statement in the next line. For example, following statement is perfectly right. आप Python में जो है वो statements को break कर सकते हो, उन statements के end में
स्लैश सिंबल को यूज करके। अगर हमने यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज की है, प्रिंट, और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे देखिए डबल कोट्स में ये हेलो प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने कोमा लगाया, यानी कि हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया बट कोमा हमने लगाया, यानी कि हमें अभी और ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवाने हैं बट हमें वो नेक्स्ट लाइन में लिखना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश प्रोवाइड किया और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में हमने कंटिन्यू किया, एंड इज इक्वल टू स्पेस। तो बेसिकली ये हमारी एक ही लाइन है बट हमने स्लैश लगा के उसे दूसरी लाइन में लिखा है, तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसका यूज कहाँ पर होता है? जब हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स प्रिंट करवा रहे होते हैं, कई बार हमारी एक स्टेटमेंट बहुत लंबी हो जाती है कि वो क्लियरली विजिबल नहीं रहती, जैसे कि ये हमारे स्पाइडर की विंडो है। मान लीजिए इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम जो वैल्यू करवा रहे हैं वो टाइप करवाते करवाते आपके यहाँ तक फिजिकल लाइन के एंड तक आ गई। अब उसके बाद अगर आप टाइप करते जाएंगे तो वो फिर आपका इसमें राइट डायरेक्शन में मूव होता जाएगा, तो स्क्रॉल बार आ जाएगा आपका, आप प्रीवियस पार्ट को रीड नहीं कर पाओगे। तो उस केस में बेटर क्या होता है कि यहाँ तक टाइप करने के बाद आप स्लैश लगा के नेक्स्ट लाइन में टाइपिंग स्टार्ट करो, ताकि आपको बार बार स्क्रॉल करके देखने की जरूरत ना पड़े और आपका डाटा जो है वो सेम विंडो में ही रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये पार्ट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया हेलो, उसके बाद हमने लिया my name is XYZ, full stop, my data is saved in C drive। अब इसके बाद मुझे जो लाइन देनी है वो भी बहुत लंबी लाइन है, ठीक है, वो मुझे पता है कि वो पूरी लाइन यहाँ इस पार्ट में नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है कि अब मैं यहाँ पे स्लैश सिंबल यूज करूं और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट लाइन जो है वो टाइप करूं। फिलहाल मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी टाइप कर देती हूँ इस तरीके से। अब ये भी हमारी देखिए ये बिल्कुल एंड तक आने वाली हो गई। मैं इस स्ट्रिंग को क्लोज कर देती हूँ और अब मुझे फिर से नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश यूज करके नेक्स्ट लाइन में चले जाऊंगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ एंड कीवर्ड स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो एंड इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने @ दे दिया, तो यहाँ पे मैंने इसे फिनिश कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे आउटपुट जो है बिल्कुल सेम वही मिला, अगर मैंने ये सारा सेम लाइन में लिखा होता तो। अब अगर मैं इसे सेम लाइन में लिखती तो मुझे क्या करना पड़ता, ये देखिए मुझे ये बैकस्लैश हटा के मैंने इसे सेम लाइन में कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ये बार बार स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, यानी कि मैं एक ही विंडो में सारा डाटा जो है वो रीड नहीं कर पा रही। तो इसलिए वो हमारे लिए यूजफुल होता है कि जब हमारा एक ही विंडो में डाटा नहीं आ रहा तो स्क्रॉल बार यूज करने की बजाय हम स्लैश लगा के स्लैश लगा के हम इसे एंटर की प्रेस किया और हमने नेक्स्ट लाइन में अपना डाटा टाइप कर लिया। अब देखिए हमें स्क्रॉल बार यूज करने की जरूरत नहीं है, हमारा सारा डाटा जो है वो सेम विंडो में ही है। तो इस तरीके से ये जो स्लैश सिंबल है वो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। नाउ कंसीडर फॉलोइंग सैंपल प्रोग्राम्स। अब इसके साथ जो है हमारा जो पाइथन का फर्स्ट चैप्टर था, बेसिक फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। एंड में हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कोड के, हम उन्हें देखते हैं। बट उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये जो मैंने साथ साथ स्क्रॉल डाउन किया है, ये हमारा 4.4 वाला जो चेक पॉइंट्स है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए। हम एक बार कुछ सैंपल प्रोग्राम्स जो बुक में दिए हुए हैं ये प्रोग्राम्स देख लेते हैं, ताकि आपको कोडिंग पार्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये प्रोग्राम्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल बेसिक इनपुट आउटपुट पे बेस्ड हैं, जो कि हमने अभी सीखा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और यूजर को आउटपुट जो है वो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। हमें क्या करना है, हमें यूजर से 3 नंबर लेने हैं और हमें उनका सम जो है वो प्रिंट करवाना है। अब हमें यूजर से 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं। तो जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो हमें इनपुट फंक्शन यूज करना होता है। अब जब हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं वो इनपुट फंक्शन हमेशा हमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करता है, बट यहाँ तो हमें नंबर्स चाहिए। तो जब हमें नंबर्स चाहिए होते हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इंट फंक्शन,
और इंट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन। अब इस कोड को करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अगर अपने इनपुट वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि हमारा 5th पार्ट था, इस वीडियो से प्रीवियस पार्ट जो है, तो आपको ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम होगी, ये कोड समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इनपुट लेना सीखें कि हम यूजर से इनपुट किस तरीके से लेते हैं, और उसके बाद आप इस पार्ट को कंटिन्यू करें। तो अब हमें यूजर से 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं। तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए। यहाँ पे हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया नंबर 1, यानी कि num1 के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। इसमें हम अपना फर्स्ट नंबर जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हमें इनपुट फंक्शन कॉल करना है, इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया एंटर नंबर 1, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो हमें एंटर करवाना है यूजर को। अब यहाँ से यूजर जो नंबर एंटर करवाएगा वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे किस में कन्वर्ट किया, इंट में कन्वर्ट किया, ताकि हमने जो यूजर से इनपुट लिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली सेकंड नंबर के लिए हमने इनपुट फंक्शन लगाया, इनपुट एंटर नंबर 2, और इसे भी हमने किसके अंदर कॉल किया है, इंट फंक्शन के अंदर। सिमिलरली हमने थर्ड नंबर के लिए किया, और फिर उसके बाद हमने तीनों का सम करवा दिया। अब इस पार्ट को, इस कोड को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ताकि आपको चीजें जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ से हम इस पार्ट को हटा देते हैं। अब यहाँ से हम फ्रेश से अपना कोड स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोड लिखना शुरू करें तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका कोड जो है वो किस पे बेस्ड है, आपको कोड लिखना क्या है। अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, टेक 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देयर सम, यानी कि आपको यूजर से 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और उनका सम जो है वो डिस्प्ले करवाना है। 3 नंबर इनपुट करवाने हैं, 3 वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल का नेम आप जो मर्जी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मैंने ये तीनों वेरिएबल्स ले लिए जो मुझे यूजर से इनपुट करवाने हैं। अब यूजर से इनपुट करवाने हैं तो इनपुट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो इनपुट, और इनपुट में हमें हमेशा मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं ताकि यूजर को समझ आए कि उसे एंटर क्या करवाना है। तो इसलिए हम यहाँ इनपुट फंक्शन के अंदर मैसेज दे देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ आप कोई भी रिलेवेंट मैसेज दे सकते हो जिससे कि यूजर को क्लैरिटी रहे। तो यहाँ हमने इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर ले लिया। सेकंड हमने लिया इनपुट, इनपुट के अंदर हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, एंटर सेकंड नंबर। सिमिलरली थर्ड नंबर के लिए हमें करना है, तो थर्ड नंबर के लिए भी हम इनपुट फंक्शन लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने मैसेज क्या डिस्प्ले करवा दिया, एंटर थर्ड नंबर। अब जब हमने तीनों वेरिएबल्स यूजर से इनपुट करवा लिए, अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, हमने इनपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि इनपुट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा डाटा टाइप रिटर्न करती है, स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो जब भी हमें यूजर से इंटीजर या फ्लोट टाइप की वैल्यूज चाहिए होती हैं तो हम इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट के डाटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करेगी, बट मुझे तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे आगे फर्दर और उनका एडिशन करना है तीनों वैल्यूज का। तो स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी तो एडिशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इंट फंक्शन। तो मैं यहाँ इंट फंक्शन कॉल करूंगी, राउंड ब्रैकेट्स लगा दूंगी, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ये इनपुट फंक्शन, यानी कि इंट फंक्शन के अंदर हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया। तो इस इनपुट फंक्शन से जो हमें नंबर मिला वो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी हेल्प से, इस इंट फंक्शन की हेल्प से। सिमिलरली इन वाले दोनों फंक्शंस में भी हम इसे इनपुट इंट फंक्शन के अंदर कवर कर देंगे ताकि हमारी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर भी अब ये देखिए हमने तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो यूजर से इनपुट करवा ली। यहाँ तक का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था कि हमें तीनों नंबर्स का सम करवाना था। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमें रिजल्ट स्टोर करवाना है। आप चाहें तो वेरिएबल का नेम ले सकते हैं सम, आप चाहें तो वेरिएबल का नेम ले सकते हैं रिजल्ट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल का नाम जो है वो क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ रिजल्ट रख लिया। अब हमें इन तीनों नंबर्स का सम करवाना है, तो हमने क्या किया, तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3।
हमने तीनों नंबर्स का सम कर दिया। अब इसके बाद हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाना था। डिस्प्ले हम किसकी हेल्प से करवाते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से। तो प्रिंट स्टेटमेंट में या तो आप सिंपली रिजल्ट लिख के डिस्प्ले करवा दीजिए, इस तरीके से हमने सिंपली यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया तो रिजल्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक बार हम पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इसे यहाँ से रन किया, ये देखिए यूजर ने हमें क्या मैसेज प्रोवाइड किया, एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करवाना है। मैंने नंबर एंटर करवा दिया 10। उसके बाद हमने एंटर की प्रेस की तो उसने क्या बोला, सेकंड नंबर एंटर करवाना है। हमने सेकंड नंबर एंटर करवाया, फिर उसने थर्ड नंबर के लिए हमसे पूछा, हमने थर्ड नंबर एंटर करवा दिया। अब देखिए उसके बाद उसने क्या प्रिंट करवा दिया, 60, यानी कि तीनों नंबर्स का सम। आप चाहें तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देते हैं। हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, दैट सम ऑफ द अबव नंबर्स इज, सम ऑफ द above entered number is। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारी ये स्ट्रिंग भी साथ में डिस्प्ले होगी। हमने इसे रन किया तो ये देख, एंटर फर्स्ट नंबर। अब हमें यहाँ फर्स्ट नंबर एंटर करना है, तो मान लीजिए इस बार मैंने एंटर कर दिया 12। सेकंड नंबर एंटर करना है, मैंने 23 दे दिया। थर्ड नंबर मान लीजिए मैंने 34 दे दिया। अब जब हमने एंटर किया तो ये देखिए सम ऑफ द अबव एंटर्ड नंबर है 69। तो इस तरीके से आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों नंबर्स डिस्प्ले भी करवाने हैं तो इस प्रिंट स्टेटमेंट में आप क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, अब ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, बट मैं आपको सॉल्यूशन साथ साथ बता रही हूँ। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ये ट्राई करके देखिए कि अगर आपको यहाँ इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर तीनों नंबर्स भी प्रिंट करवाने हैं तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके आगे का रिजल्ट देखिए। ठीक है, तो अगर हमें तीनों नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे तीनों नंबर्स भी डिस्प्ले करवाते चलेंगे। पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सम ऑफ। अब सम ऑफ के बाद हमें पहले फर्स्ट नंबर देना है, तो सम ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि नंबर 1। अब इसके बाद हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, एंड सिंबल। ठीक है, सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद फिर से हमें एंड सिंबल चाहिए तो हमने एंड सिंबल दिया। सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 इज। अब हमें फिर से हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है तो हमने फिर से कोट्स लिए, इज, और उसके बाद स्पेस दिया, कॉलन लगाया और डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी हम ये एंड के बाद जो है स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ भी हम ये एंड के बाद जो है स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। अब इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 इज रिजल्ट, यानी कि यहाँ पे ये तीनों नंबर्स भी डिस्प्ले होंगे और रिजल्ट भी जो है वो डिस्प्ले होगा। बट यहाँ पे हमें ये क्रॉस मार्क आ रहा है, यानी कि हमने कुछ मिस्टेक की है। ये देखिए यहाँ पे हम कोमा लगाना भूल गए हैं, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है नंबर 1 और उसके बाद हमने स्ट्रिंग दी है, तो यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे। अब ये हमारा प्रॉपर हो गया है, हम इसे रन करते हैं। तो ये देखिए इस बार हमें फर्स्ट नंबर पूछा हमसे, मान लीजिए हमने 10 एंटर किया, सेकंड नंबर 20 एंटर किया, थर्ड नंबर 30 एंटर किया। अब इसके बाद ये रिजल्ट देखिए, सम ऑफ 10 एंड 20 एंड 30 इज 60। तो इस तरीके से आप चाहे प्रिंट स्टेटमेंट में जितने मर्जी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब इसके बाद जो है हमारे पास और 2 प्रोग्राम्स बुक में दिए गए हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये सेकंड प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। आपको यूजर से एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ एंटर करवानी है और उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, एरिया का आपको पता ही है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ जैसे हमने सम किया था वहां आपको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कोड जो है बिल्कुल ऊपर वाले कोड जैसा है, तो पहले आप एक बार खुद से इस कोड को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कोड का आउटपुट भी इस
क्वेश्चन का कोड भी बताऊंगी। साथ ही मैंने आपको जो एक पहले दिया था कि एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल हैं बट अलग-अलग लाइन में डिस्प्ले करवाने हैं, उसका आंसर, और इसके साथ ही हमारा एक और प्रोग्राम है, वो भी हम ये तीनों जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप एक बार आज वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, जो डाउट्स आ रहे हैं वो पूछिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ भी मिस आउट ना करें। बाय बाय।